नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अनुपमा एकेडमी में। जब भी हम भारतीय समाज में वीरांगनाओं की बात करते हैं तो उसमें एक नाम बहुत प्रभावशाली रूप से आता है, रानी दुर्गावती का नाम। आज की इस वीडियो में हम समझेंगे कि रानी दुर्गावती का इतिहास क्या है, किस प्रकार से इन्होंने मुगल सेना से लोहा लिया और किस प्रकार से यह अपनी वीरता का परिचय देते हुए मुगल सेना से लड़ रही थी। तो मैं अनुपम तिवारी स्वागत करता हूँ आपका अपने इस यूट्यूब चैनल पर। आइए जानते हैं रानी दुर्गावती के विषय में। जब हम रानी दुर्गावती को देखते हैं तो इनके विषय में कुछ बेसिक चीजें हमको पता होनी चाहिए। सबसे पहली बात कि चंदेल वंश से यह कनेक्टेड है। जो चंदेल राजा हैं सालबहम, उन्हीं की यह पुत्री हैं। इनका विवाह होता है जो मंडला के गोंड राजा हैं संग्राम शाह, उनके पुत्र दलपत शाह से। तो दलपत शाह से रानी दुर्गावती का विवाह होता है, लेकिन बहुत शीघ्र ही दलपत शाह की मृत्यु हो जाती है। कब? 1550 ईस्वी में। कम उम्र में ही दलपत शाह की मृत्यु हो जाती है और इनका एक पुत्र होता है वीर नारायण, और यही वीर नारायण उत्तराधिकारी के रूप में नियुक्त होता है। अब वीर नारायण की जो उम्र है वह लगभग 5 वर्ष की है। इसी के कारण जो शत्रु शासक हैं वह नजर गड़ाते हैं इस गोंड साम्राज्य पर। लेकिन रानी दुर्गावती ने क्या किया? साम्राज्य की बागडोर अपने हाथों में संभाल ली। जहां नारियों को कमजोर समझा जा रहा था, उन्हें एक उपभोग की वस्तु मात्र समझा जा रहा था, उसी समय काल में रानी दुर्गावती ने क्या किया? साम्राज्य की बागडोर संभाल ली और जो राजधानी थी इनकी चिगोरगढ़, तो वहां से ट्रांसफर करके इसको ले गए कहा? चौरागढ़ किले में। तो चिगोरगढ़ किले से राजधानी को ट्रांसफर किया कहां पर? चौरागढ़ किले में। और किसने किया? रानी दुर्गावती ने। शेरशाह सूरी ने। शेरशाह सूरी कौन है? सूरी वंश का राजा। इसकी हो जाती है मृत्यु, और जब इसकी मृत्यु हो जाती है, एक तोप के गोले से इसकी मृत्यु होती है। इसके विषय में भी हम पढ़ेंगे जब हम मुगल साम्राज्य को पढ़ेंगे, या उसके बाद हम सूरी वंश के विषय में पढ़ेंगे। तो जो शेरशाह सूरी है इसकी हो जाती है मृत्यु, और इसकी मृत्यु के बाद जो शुजा खान है इसने क्या किया? मालवा के क्षेत्र पर अधिकार कर लिया, और मालवा पर अधिकार करने के बाद जो शुजा खान का पुत्र था बाज बहादुर, इस बाज बहादुर की नियुक्ति की गई। और कब? 1556 ईस्वी में। तो बाज बहादुर नियुक्त होता है। बाज बहादुर ने क्या किया? रानी दुर्गावती के जो गोंडवाना क्षेत्र पर है वहां पर आक्रमण किया, लेकिन आक्रमण बुरी तरह से असफल कर गया। रानी का नेतृत्व इतना अच्छा था कि बाज बहादुर सफल नहीं हो पाता है। फिर समय आता है 1562 ईस्वी का, और इस समय जो अकबर है इन्होंने जो मालवा का शासक है बाज बहादुर, इसको पराजित कर दिया। और इसको पराजित करने के बाद अब फिर से रानी दुर्गावती का क्षेत्र इनकी नजर में है, और रानी दुर्गावती के जो राज्य की सीमा है वह मुगल साम्राज्य के साथ अब मिलने लगी है। इससे अब यह पूरी संभावना होगी कि रानी दुर्गावती पर आक्रमण किया जाए या इनके किले पर आक्रमण किया जाए। अब हम समझे जो रानी दुर्गावती है इनका मुगलों से किस प्रकार से मुकाबला होता है। रानी दुर्गावती के समय हम देखते हैं एक मुगल सेनापति हमको मिलता है जिसका नाम है ख्वाजा अब्दुल माजिद आसफ खान। यह सेनापति आप ध्यान रखिएगा, ख्वाजा अब्दुल माजिद आसफ खान, यह सेनापति है किसका? मुगल सेना का। और इसने क्या किया? जो रीवा के सम्राट रामचंद्र सिंह उनको पराजित किया, और उसके बाद इसने अनुमति ली किससे? अकबर से, कि यह रानी दुर्गावती के किले पर आक्रमण करना चाहता है। अकबर ने अनुमति प्रदान कर दी। इसके बाद क्या होता है? रानी दुर्गावती का एक दीवान होता है जिनका नाम है अधर सिम्हा। अधर सिम्हा ने रानी दुर्गावती को बताया कि मुगल शक्ति कितनी ताकतवर है। एक बड़ी सेना थी मुगलों के पास, बड़े हथियार थे, ज्यादा संख्या में हथियार थे, सेना संख्या अधिक थी। जो एडवांसमेंट, वह एडवांसमेंट हमको मुगल सेना की तरफ दिखता है। हर तरह से मुगल सेना बहुत ताकतवर दिख रही थी रानी दुर्गावती की सेना की तुलना में। और इसी बात की सूचना दीवान अधर सिम्हा देते हैं रानी दुर्गावती को, और उनसे निवेदन करते हैं कि वह पीछे हट जाएं। लेकिन रानी दुर्गावती कहती हैं कि युद्ध के मैदान में उनको मरना पसंद है, पीछे हटना उनको पसंद नहीं है। तो रानी युद्ध के मैदान में डटी रहती है, और युद्ध के मैदान के रूप में किस क्षेत्र को चुनती है? नर राय को। यह क्षेत्र है, सकरा क्षेत्र था एक, इस क्षेत्र को इन्होंने चुना था युद्ध के मैदान के रूप में। मुगल सेना बहुत प्रशिक्षित, आधुनिक हथियारों से लैस और संख्या बल में भी अधिक, यह मुगल सेना रानी दुर्गावती की सेना पर आक्रमण करती। रानी दुर्गावती का जो फौजदार है अर्जुन दास, वह युद्ध में मारा जाता है। अब रानी दुर्गावती ने खुद ही नेतृत्व को संभाल लिया। पहले नेतृत्व किसके पास था? अर्जुन दास के पास, और रानी दुर्गावती ने उसके बाद नेतृत्व को खुद ही संभाल लिया। रानी दुर्गावती हाथी पर सवार होकर युद्ध के मैदान में उतरती हैं और अपने पुत्र नारायण को भी युद्ध में लेकर जाती हैं। जो रानी का पुत्र है नारायण, इसने भी युद्ध में बड़ी वीरता दिखाई।
और इसके कारण जो मुगल सेना है उस मुगल सेना को 3 बार पीछे हटना पड़ा। मतलब इतनी बहादुरी से नारायण भी लड़े कि मुगल सेना को 3 बार पीछे हटना पड़ा। मुगल सेना शक्ति बल में बहुत ज्यादा है, यह आप ध्यान रखिएगा। उसके बाद भी पीछे हटना पड़ रहा है। रानी भी अपने हाथी पर सवार होकर युद्ध के मैदान में आ गई। इनके हाथी का नाम आप ध्यान रखिएगा, इसका नाम है सरमन। तो सरमन नामक हाथी पर सवार होकर रानी दुर्गावती युद्ध के मैदान में आती हैं, लेकिन एक तीर रानी की गर्दन पर लग जाता है, जिससे रानी क्या हो जाती है, मूर्छित हो जाती है। हाथी पर सवार थी और यह मुगल सेनाओं में आपको पैटर्न जैसा मिलेगा कई बार। जैसे आप हेमू के समय देखेंगे, उनको भी एक तीर लगा था इसी तरह से। तो एक तीर लगता है किसको, रानी दुर्गावती को, जिससे वह मूर्छित हो जाती हैं। और इनका जो पुत्र है नारायण, वह भी युद्ध में घायल हो जाता है। इसके कारण हम देखते हैं कि जब रानी मूर्छित हो जाती है और थोड़े समय के बाद जब वह होश में आती है और फिर से युद्ध लड़ना प्रारंभ कर देती है, लेकिन रानी दुर्गावती यह पाती है कि जो मुगल सेना है वह रानी दुर्गावती को मारना ही नहीं चाहती है, बल्कि वह रानी दुर्गावती को कैद करना चाहती है। जब रानी दुर्गावती को इस बात का एहसास हुआ और उनको यह भी एहसास हुआ कि अब वह युद्ध में जीत नहीं सकती हैं, बल्कि मुगल सैनिकों द्वारा पकड़ी जा सकती हैं, तो उन्होंने अपनी ही खंजर से स्वयं की जान ले ली या स्वयं को ही मार दिया। यह दिन था 24 जून 1564 का। इसी दिन को बलिदान दिवस के रूप में मनाया जाता है। जो रानी दुर्गावती है, अगर हम ऐतिहासिक रूप से देखना चाहें तो उनकी असफलता के कारण क्या क्या, क्योंकि इतिहास में हमको समीक्षा भी करनी पड़ती है। ऐसे प्रश्न परीक्षाओं में बार बार आपसे पूछे जाते हैं, खासकर मेंस एग्जामिनेशन में, जहां पर आपको इमोशन से ऊपर उठ के एनालिसिस करके आंसर करना पड़ता है। इसी तरह से जो रानी दुर्गावती है, इनकी असफलता के कारणों के विषय में जब पूछा जाता है तो वहां भी आपको एनालिसिस करना पड़ेगा। हम देखते हैं सबसे पहली चीज कि रानी दुर्गावती की जो सैन्य शक्ति है, वह सैन्य शक्ति हमको कमजोर मिलती है। मुगल सेना के पास आधुनिक हथियार हैं, संख्या बल में ज्यादा है, और सबसे बड़ी बात जो मुगल तोपें हैं, यह तोपें बहुत बड़ी भूमिका अदा करती हैं युद्ध के मैदान में। जो मुगल सैनिक हैं, यह सैनिक भी हमको प्रशिक्षित मिलते हैं। वहीं जब हम रानी दुर्गावती की सेना में देखते हैं तो इनकी सेना में जो अधीनस्थ सामंत हैं, जागीरदार हैं, आदिवासी समूह के योद्धा हैं, गांवों के जो आम नागरिक हैं, यह सब रानी दुर्गावती की तरफ से लड़ते हैं मुगल सेना को रोकने के लिए। तो एक तो इनमें एकरूपता नहीं है, प्रशिक्षण नहीं है और एडवांस हथियार नहीं है, तो सैन्य कमजोरी हमको रानी की दिखती है। दूसरी चीज, रानी के राजनीतिक सलाहकार। रानी की सेना में आप लोग देखिए कैसे हैं, आदिवासी लोग, गांवों के नागरिक, सामंत और जागीरदार। इतिहास में जब आप पढ़ेंगे महाराणा प्रताप के विषय में, तो जब हम महाराणा प्रताप के विषय में देखेंगे तो इनकी सेना में भी बड़ी संख्या में आदिवासी लोग थे, और यह आदिवासी लोग छापेमारी युद्ध को कर रहे थे। जब तक यह आदिवासी जंगलों में छापेमारी युद्ध के साथ मुगल सेना के साथ लड़ते हैं, तब तक लगातार यह युद्ध को जीतते हैं। मुगल सेना को वहां पीछे होना पड़ता है, लेकिन जब यह मैदान में आ जाते हैं, कौन, महाराणा प्रताप की सेना में शामिल आदिवासी, तो जब मैदान में आ जाते हैं उस समय मुगल सेना ज्यादा ताकतवर हो जाती है। उसी तरह से हमको दिखता है कि रानी दुर्गावती की सेना में भी ऐसे ही लोग। रानी दुर्गावती चाहती है कि हम भी छापेमारी युद्ध के द्वारा युद्ध लड़े, लेकिन जो इनके सैन्य सलाहकार हैं, राजनीतिक सलाहकार हैं, वह इस छापेमारी युद्ध प्रणाली के विरुद्ध हैं, वह ऐसा करना नहीं चाहते हैं। इस कारण से रानी छापेमारी युद्ध प्रणाली नहीं अपना पाती है। अगर रानी छापेमार युद्ध प्रणाली अपनाती तो शायद मुगल सेना कुछ कमजोर पड़ सकती थी, लेकिन सलाहकार भी इनके गलत हैं, और यह भी हमको रानी की असफलता का कारण दिखता है। ये जो महाराणा प्रताप वाला प्रसंग मैंने आपसे बताया, यह दरअसल कब का है, हल्दी घाटी। हम आगे देखेंगे बहुत डिटेल से इसको, एक रेफरेंस के लिए मैंने सिर्फ यहाँ पर आपको बता दिया। तो रानी की असफलता के दो सबसे प्रमुख कारण, एक सैन्य कमजोरी, दूसरे जो इनके राजनीतिक सलाहकार हैं वह अयोग्य हमको दिखते हैं, और इन कारणों से रानी युद्ध को हार जाती है। तो आशा करता हूँ बहुत छोटे वीडियो में आपने रानी दुर्गावती के विषय में वह सब कुछ जाना होगा जो परीक्षाओं में आपसे पूछा जाएगा। अगर वीडियो आपको पसंद आया है तो प्लीज शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ, सब्सक्राइब कीजिए इस चैनल को। आपका हमसे जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।